बच्चों, भूगोल विषय कक्षा 12 के अंतर्गत हम अध्ययन कर रहे हैं अध्याय नंबर 10, जिसका नाम है परिवहन तथा संचार। इससे पूर्व हमने देखा बच्चों कि परिवहन किसे कहते हैं। परिवहन के अंतर्गत सड़क परिवहन, रेल परिवहन, जल परिवहन, ठीक है बच्चों, वायु परिवहन। इस प्रकार से हमने परिवहन के विभिन्न साधनों का प्रयोग यहाँ पर देखा। बच्चों, आज की क्लास में हम देखेंगे संचार। संचार व्यवस्थाएं किस प्रकार से हैं और किस प्रकार से ये कार्य करते हैं। तो बच्चों, स्टार्ट करते हैं संचार से। तो संचार की परिभाषा क्या होती है, इसके अंतर्गत बच्चों हम देख लेते हैं कि परिभाषा के रूप में संचार विचार, दर्शन तथा संदेशों का, यहाँ पर 3 पॉइंट है बच्चों। विचार हो सकते हैं, दर्शन, किसी भी प्रकार का दर्शन हो सकता है, और संदेश हो सकते हैं। इनका एक स्थान से दूसरे स्थान को या एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को आदान प्रदान करना संचार कहलाता है। इस प्रकार से इसकी परिभाषा हुई। बच्चों, दोबारा से देख लीजिए। विचार, दर्शन और संदेशों का एक स्थान से दूसरे स्थान को अथवा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को आदान प्रदान करना क्या कहलाता है? संचार कहलाता है। तो बच्चों, ये संचार की विभिन्न तकनीकें हैं, विभिन्न प्रकार के साधन हैं, जिससे कि हम अपने विचार, दर्शन, संदेश, ठीक है, इसको एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति या एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाते हैं। तो विभिन्न प्रकार के साधनों के द्वारा हम संचार कर सकते हैं। बच्चों, पुरातन समय में, ठीक है, पुरातन समय में संचार की व्यवस्था कैसी थी हम जानते हैं। संचार की व्यवस्थाएं या तो ढोल बजाते थे, या विभिन्न प्रकार की जोर से आवाज़ लगाते थे, या दूर स्थान पर यदि हम भेजते थे तो घोड़े के द्वारा व्यक्ति जाता था, या फिर किसी भी प्रकार के यातायात परिवहन करके व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता था, और तब जाकर के वो एक व्यक्ति का संदेश दूसरे व्यक्ति को देता था। पुरातन कथाओं में हम कबूतर के द्वारा संदेश को पहुंचाना भी सुनते आए हैं। इसी प्रकार से पक्षियों का प्रयोग, जानवरों का प्रयोग भी संचार व्यवस्था में ऐसा सुना गया है। ठीक है बच्चों, लेकिन वर्तमान समय में संचार व्यवस्था के तहत परिवहन और संचार दोनों अलग अलग हो गई है। पहले समय में बच्चों परिवहन और संचार लगभग एक जैसी व्यवस्था थी। यदि मुझे बच्चों दिल्ली से अहमदाबाद किसी को संदेश पहुंचाना है, ठीक है, पुरातन समय में इसके लिए एक ही साधन होता था। वो क्या होता था कि पर्सनल व्यक्ति खुद जा करके, ठीक है, व्यक्ति खुद जा करके दिल्ली से अहमदाबाद की ओर जाएगा और वहां उस व्यक्ति का संदेश देगा, ठीक है। लेकिन वर्तमान में बच्चों विभिन्न प्रकार के नए नए साधनों के द्वारा हम ऐसा नहीं कर सकते। हमें इसकी आवश्यकता नहीं है कि वो व्यक्ति परिवहन करके या एक जगह से दूसरे जगह जा करके खुद व्यक्ति जाए। वो उसका संदेश विभिन्न प्रकार के साधनों के द्वारा भी दे सकता है। और वो कौन कौन से साधन हैं हम यहाँ पर देखेंगे। बच्चों, देश के आर्थिक विकास, सामाजिक संबंधों की प्रगति एवं सांस्कृतिक एकता के लिए संचार के साधन बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। आर्थिक विकास, सामाजिक संबंधों की प्रगति और सांस्कृतिक एकता। बच्चों, भारत जैसे देश के लिए तो संचार बहुत ही ज़्यादा आवश्यक हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ विविधता में एकता देखी गई है और विविध प्रकार की संस्कृति हो, बोली हो, भाषा हो, रहन सहन हो, ठीक है, चाहे क्षेत्र हो, भौगोलिक क्षेत्र हो, इस प्रकार के क्षेत्रों में यहाँ संचार की परम आवश्यकता देखी जाती है, जिससे कि हम एक स्थान के कल्चर से दूसरे स्थान के कल्चर से जुड़ सके, ठीक है। तो सांस्कृतिक एकता के लिए, आर्थिक विकास के लिए और सामाजिक संबंधों के लिए भी हमें संचार की आवश्यकता पुरातन समय से ही महसूस होने लगी थी। इसके अलावा बच्चों, युद्ध में, दुर्घटना में, भूकंप में, बाढ़ में, चक्रवात आदि जो इस प्रकार की आकस्मिक घटनाएं हैं, जो कि दुर्घटनाएं होती है प्रकृति के द्वारा हो बच्चों, चाहे मानवीय हो, ठीक है, इस प्रकार की दुर्घटनाओं की जानकारी संचार व्यवस्था के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर हम दे सकते हैं। और वो संचार व्यवस्था के द्वारा हम जानकारी देने के पश्चात राहत कार्य उन स्थानों पर तुरंत प्रभाव से हम कर सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से संचार की महत्ता हमने देखी। इसके बाद देखते हैं बच्चों, मापदंड और गुणवत्ता के आधार पर संचार के 2 प्रकार के साधन हो सकते हैं। एक है व्यक्तिक, दूसरा है सार्वजनिक। व्यक्तिक
जो संचार के साधन होते हैं बच्चों, वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक अपने संदेश पहुंचाने के लिए होते हैं, जबकि सार्वजनिक संचार के जो साधन होते हैं वो एक व्यक्ति जनसाधारण को अर्थात खुले रूप में किसी को भी अपने संदेश पहुंचा सकता है। इस प्रकार से हमने मापदंड और गुणवत्ता के आधार पर दो प्रकार के संचार के साधनों का वर्गीकृत किया है। आइए बच्चों देखते हैं किस प्रकार से हैं। जहां व्यक्तिक संचार के साधनों में पत्र, दूरभाष, टेलीफोन, तार, टेलीग्राफ, फैक्स, ईमेल और इंटरनेट आदि संचार के साधन आते हैं, वहीं बच्चों सार्वजनिक व्यवस्था के अंतर्गत रेडियो, टेलीविज़न, सिनेमा, उपग्रह, सैटेलाइट जिसे हमें बोलते हैं, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, पुस्तकें, जनसभाएं, गोष्ठियाँ एवं सम्मेलन आदि ये क्या है, सार्वजनिक संचार के साधनों में शामिल किए जाते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों हमने संचार के साधनों को दो प्रकार से बांटा गया है, एक तो व्यक्तिक संचार के साधन और दूसरा है सार्वजनिक संचार के साधन। व्यक्तिक संचार के साधनों के अंतर्गत हमने ऐसे संचार के साधन शामिल किए हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक संदेशों को प्राप्ति हो सके, अर्थात एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से बात कर सके। वहीं सार्वजनिक रूप संचार के जो साधन होते हैं बच्चों, वो उस प्रकार से होते हैं एक व्यक्ति समूचे जनसाधारण को या सार्वजनिक रूप से वो अपने संदेश या अपने विचार प्रसारित करते हैं। ठीक है बच्चों, हमें ये बात समझनी होगी। इसके बाद देखते हैं कि व्यक्तिक संचार जाल एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक संदेश अथवा सूचना पहुंचाने का काम करता है, किसमें, व्यक्तिक संचार जाल में। वहीं सार्वजनिक संचार जाल के अंतर्गत बच्चों इसमें जनसाधारण तक संदेश तथा सूचना पहुंचाई जाती है। सार्वजनिक संचार जाल में जनसाधारण खुले रूप से कोई भी इसमें सूचना प्राप्त कर सकता है, जबकि व्यक्तिक संचार जाल में कोई भी जनसाधारण सूचना प्राप्त नहीं करता, पर्सनल रूप से एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति तक सूचना पहुंचाता है। ये उसी प्रकार से है बच्चों, जैसे मैं यहाँ क्लास में पढ़ा रहा हूँ, क्लास में पढ़ाते समय तो कोई भी जैसे यूट्यूब पर, शिक्षावाणी, दूरदर्शन पे जैसे मेरी क्लास चल रही है, तो वो क्या होगा, सार्वजनिक संचार जाल या साधन होंगे। लेकिन यदि मैं यही क्लास बच्चों किसी पर्टिकुलर एक बच्चे से बात करके कहूँ या एक बच्चे को पढ़ाऊँ, एक बच्चे से ही बात करूँ, तो वो होगा व्यक्तिक संचार जाल। यहाँ पर एक व्यक्ति यानी कि मैं किसी पढ़ने वाले बच्चे को, जो कि दूसरा व्यक्ति है, उसी को अपना संदेश या सूचना पहुँचाऊँगा। इस प्रकार से दो प्रकार के हमारे यहाँ संचार जाल हुए। इसके लिए बच्चों सार्वजनिक संचार जाल के लिए मुद्रण माध्यम होगा या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम होगा। मुद्रण माध्यम का मतलब होता है प्रिंट, जहां पर अखबार और पत्र पत्रिकाएं इसमें शामिल होती है। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के अंतर्गत बच्चों रेडियो और टेलीविज़न आदि का उपयोग हम करते हैं। तो इस प्रकार से सार्वजनिक संचार जाल में मुद्रण माध्यम और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम शामिल हो सकते हैं। ठीक है बच्चों, इसके पश्चात देखते हैं कि देश में सूचना प्रसारण के विकास के लिए आखिर में देश के अंतर्गत सूचना और प्रसारण के लिए कौन सी संस्था जिम्मेदार है, कौन सा मंत्रालय कार्य करता है। तो इसके लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत सूचना और प्रसारण जो मंत्रालय है बच्चों, वो देश में सूचना और प्रसारण के विकास और नियमन के लिए जिम्मेदार है। वो ही भारत में सूचना और प्रसारण के विकास और नियमन करता है। इसके अलावा जो प्रसार भारती है बच्चों, प्रसार भारती एक संस्था है जो कि स्वायत्त प्रसारण का एक निगम है। ठीक है, स्वायत्त प्रसारण निगम है, एक संस्था है जिसका गठन 1997 में किया गया था। और इसके भी दो अंग हैं, कौन कौन से, आकाशवाणी और दूरदर्शन। आकाशवाणी और दूरदर्शन इसके दो भाग हो गए। ठीक है बच्चों, प्रसार भारती नाम तो सुना होगा आपने। इसके अंतर्गत आकाशवाणी और दूरदर्शन, तो इस प्रकार से बच्चों भारत में और इसके लिए सूचना प्रसारण मंत्रालय, सूचना प्रसारण मंत्रालय जिम्मेदार है। और इसके अंतर्गत एक संस्था है प्रसार भारती, और प्रसार भारती कैसे संस्था है, स्वायत्त संस्था है। ठीक है, किसी के कंट्रोल में नहीं है, स्वायत्त संस्था है। ठीक है, और इसका गठन 1997 में किया गया था।
ठीक है बच्चों। और इसके अंतर्गत भी दो घटक है, आकाशवाणी ये जो रेडियो का काम करता है, और दूरदर्शन ये टेलीविजन के अंतर्गत कार्य करता है। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से यहाँ पर हमने देखा कि इसके विकास और नियमन से संबंधित कौन है, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय है, प्रसार भारती एक निगम है, एक संस्था है, और ये जो कि 1997 में इसका निर्माण किया गया था, और आकाशवाणी और दूरदर्शन इसके प्रमुख घटक है। ठीक है बच्चों, इसके पश्चात देखते हैं रेडियो। रेडियो का विकास किस प्रकार से हुआ भारत में, उसको देख लेते हैं कि प्रथम प्रसारण भारत में बच्चों, प्रथम प्रसारण रेडियो का 1923 में, आज़ादी से पहले की बात है, 1923 मुंबई के रेडियो क्लब, एक रेडियो क्लब हुआ था बम्बई में। बच्चों बम्बई का वर्तमान नाम क्या है, मुंबई है। तो मुंबई जो कि पहले किस नाम से जाना जाता था, बम्बई के नाम से। तो बम्बई में रेडियो क्लब होता था, और उस रेडियो क्लब के अंतर्गत 1923 में रेडियो का प्रथम प्रसारण हुआ था। ठीक है बच्चों, इसके पश्चात 1927 में प्रयोग के तौर पर बम्बई और कलकत्ता में इस पर कार्य हुआ, केवल प्रायोगिक रूप से या प्रयोग के तौर पर 1927 में। 1930 में बच्चों इंडियन ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम के तहत सरकार ने इस पूरे सिस्टम को अपने नियंत्रण में ले लिया। ठीक है, कब, 1930 में। किसके अंतर्गत, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम के अंतर्गत सरकार ने अपने नियंत्रण में ले लिया था। और 1936 में ऑल इंडिया रेडियो, AIR जिसको हम बोलते हैं, ऑल इंडिया रेडियो, इसकी स्थापना हुई थी 1936 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है बच्चों, ये हमें याद भी करना है कि ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना कब हुई थी, या इसको कब नाम दिया गया था, 1936 में। 1957 में आकाशवाणी की बच्चों स्थापना हुई थी, और 1976 में ऑल इंडिया रेडियो से 1976 में ऑल इंडिया रेडियो से दूरदर्शन को अलग कर दिया गया, क्योंकि यह आकाशवाणी जो थी, ठीक है बच्चों, ये केवल रेडियो पे काम करती थी, और जो दूरदर्शन है ये टीवी पर काम करती है, अर्थात टेलीविज़न का जो काम है वो दूरदर्शन द्वारा किया जाता है। इस प्रकार से एक विकास हुआ रेडियो का, जो कि 1923 से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो यदि हम बात करें, यदि प्रश्न आए बच्चों कि रेडियो का विकास के अवस्था में सर्वप्रथम कार्य कौन सा हुआ था, तो सबसे पहला रेडियो क्लब जो कि कहाँ था, बम्बई में था, 1923 में इससे यहाँ पर स्टार्ट हुआ था। ठीक है बच्चों, इसके बाद देखते हैं कि रेडियो द्वारा सभी प्रकार के समाचार, सूचनाएं, मनोरंजन कार्यक्रम प्राप्त होते हैं। इसके अलावा बच्चों रेडियो क्या है, सबसे सस्ता साधन है। आज यदि कोई गरीब व्यक्ति है उसके पास भी रेडियो मिल जाएगा। तो रेडियो जैसी चीज़ों के द्वारा हम संचार के साधनों का प्रसार कर रहे हैं, और दूर दराज के क्षेत्रों में भी रेडियो द्वारा समाचार, सूचनाएं और मनोरंजन कार्यक्रम पहुंचाए जा रहे हैं। रेडियो के कार्यक्रम दूरस्थ स्थानों पर भी सुने जा रहे हैं। सरकार की विभिन्न योजनाएं हुई, चाहे खेल कार्यक्रम हुए, चाहे विभिन्न सूचनाएं हुई, चाहे आपदा से संबंधित कोई कार्यक्रम है, या आपदा से संबंधित कोई समस्या है, परेशानी है, सभी प्रकार की सूचनाओं का प्रसारण बच्चों रेडियो के द्वारा आसानी से और दूरस्थ स्थानों तक भी किया जा सकता है। और यह है पूरे भारत में बहुत अच्छा संचार का साधन माना जाता है, चाहे वो दूरस्थ हो, चाहे वो निकटस्थ हो, चाहे वो किसी भी स्थान पर हो भारत में। ठीक है बच्चों, इसके पश्चात देखते हैं टेलीविज़न या टीवी। हम सब जानते हैं टेलीविज़न और टीवी क्या होती है। तो वर्तमान इलेक्ट्रॉनिक्स युग में टेलीविज़न संचार का सबसे प्रभावशाली और सक्षम माध्यम बन गया है, क्योंकि बच्चों इसमें दृश्य और श्रव्य, दृश्य श्रव्य का मतलब इसमें सुनाई भी देता है, रेडियो में तो केवल सुनाई देता है, और टीवी में सुनाई और दिखाई दोनों देते हैं। दृश्य श्रव्य कार्यक्रम इसमें दोनों रूप से हमें दिखाई देते हैं, अर्थात सुनाई भी देते हैं इसमें और दिखाई भी देते हैं। तो इस प्रकार से ये टीवी जो है बच्चों वो काफ़ी प्रभावशाली रूप में संचार का माध्यम बना। भारतीय दूरदर्शन विश्व के सबसे बड़े प्रसारण संगठनों में से एक है। इसने ग्रामीण तथा नगरीय लोगों के सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन में मूलभूत परिवर्तन भी किए हैं। ठीक है, तो चाहे हम किसी भी गांव में चले जाएं, किसी भी शहर में चले जाएं, किसी भी क्षेत्र में चले जाएं, ये जो बेसिक चीज़ हैं, टीवी अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट में शामिल हो चुका है। लगभग निर्धन से निर्धन परिवार में भी टीवी मिल जाएगा बच्चों। तो टीवी में क्या हुआ,
टीवी के द्वारा हम संचार साधनों में दृश्य और श्रव्य दोनों प्रकार के कार्य कर सकते हैं। जहाँ रेडियो में हम दृश्य नहीं कर सकते, वहाँ दिखाई नहीं देते हैं, केवल सुनाई देते हैं, जबकि टीवी में दोनों प्रकार के कार्य होते हैं। ठीक है बच्चों, दूरदर्शन का पहला कार्यक्रम 15 सितंबर, बच्चों कब, 15 सितंबर 1959 को नई दिल्ली में स्थित आकाशवाणी भवन के अस्थायी स्टूडियो से किया गया था। कब किया गया था बच्चों? टीवी का दूरदर्शन का पहला कार्यक्रम 15 सितंबर 1959 को कहाँ पर? नई दिल्ली में किया गया था। ठीक है, ये हमें याद रहेगा। नियमित रूप से समाचार सेवा 1965 में शुरू हुई थी टीवी में। टीवी में नियमित रूप से समाचार जो सेवा है वो 1965 में शुरू हुई थी। इसके 7 वर्ष पश्चात मुंबई में दूसरा चैनल शुरू हो गया था और सन 1975 तक कोलकाता, चेन्नई, श्रीनगर, अमृतसर तथा लखनऊ में दूरदर्शन सेवा शुरू हो गई थी। ये दूरदर्शन का विकास हम बता रहे हैं। दूरदर्शन का विकास कब से हुआ? 1959 में नई दिल्ली में एक प्रयोग के रूप में कार्य किया था। ठीक है, नियमित रूप से 1965 में, उसके पश्चात 7 वर्ष पश्चात मुंबई में काम हुआ और मुंबई में होने के पश्चात 1975 में बच्चों मुंबई और दिल्ली के अलावा कोलकाता, चेन्नई, श्रीनगर, अमृतसर और लखनऊ में भी इसके स्टेशन लगाए गए। ठीक है, इस प्रकार से लगभग भारत में इसका लगातार रूप से विकास होता चला गया। ठीक है बच्चों, उपग्रह प्रौद्योगिकी से संबंधित पहला प्रयोग 1975-76 में सैटेलाइट इंस्ट्रक्शन टेलीविजन एक्सपेरिमेंट, जिसे हम SITE के अंतर्गत कहते हैं, वो इसके अंतर्गत किया गया। बच्चों इससे पहले जो टीवी का कार्यक्रम थे वो सैटेलाइट बेस्ड नहीं थे, लेकिन यदि हम बात करें 1975-76 में ये उपग्रह प्रौद्योगिकी से संबंधित कार्य कब किया था? 1975-76 में SITE के अंतर्गत। ठीक है बच्चों, और भारत में रंगीन टेलीविजन की शुरुआत, आपके मन में यह बात होगी आखिर में पहले टेलीविज़न कैसे होते थे? तो बच्चों ब्लैक एंड वाइट टेलीविज़न पहले होते थे और 1982 में बच्चों भारत में पहला रंगीन टेलीविज़न या कलर टीवी कब आया था? 1982 में नई दिल्ली में एशियाई खेलों के समय इसकी शुरुआत हुई थी। तो ये हमें याद रहेगा कब हुआ था? 1982 में जब एशियाई खेल हुए थे भारत में नई दिल्ली में। तो हमें दो बात पता चली इससे कि 1982 में नई दिल्ली में एशियाई खेल हुए थे और उसी समय उन्हीं खेलों में बच्चों पहली बार भारत में रंगीन टेलीविज़न की शुरुआत हुई थी। ठीक है, तो ये हमें पता होना चाहिए। और इससे पूर्व जो टीवी होते थे वो कैसे होते थे? ब्लैक एंड वाइट होते थे। ठीक है, तो हम आजकल देख रहे हैं कि सभी जगह रंगीन टीवी पाए जा रहे हैं, लेकिन इससे पूर्व बच्चों कैसे होते थे? ब्लैक एंड वाइट होते थे और उसमें सफ़ेद और काले रंग का ही प्रयोग होता था, रंगीन प्रयोग नहीं होते थे। ठीक है बच्चों, इसके पश्चात हम देखते हैं कि दूरदर्शन की 3 स्तरों वाली बुनियादी कार्यक्रम प्रसारण सेवाएं हैं। यहाँ पर 3 स्तर हैं। पहला है राष्ट्रीय स्तर, दूसरा है प्रादेशिक स्तर और तीसरा है बच्चों स्थानीय स्तर। 3 प्रकार के यहाँ पर स्तर पाए जाते हैं। ठीक है बच्चों, जहाँ राष्ट्रीय स्तर की जो कार्यक्रम है, जैसे कि नाम से पता चल रहा है बच्चों, राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रमों में समूचे राष्ट्र से संबंधित घटनाएं और मुद्दों पर हम बात करते हैं, पूरे देश से संबंधित। ठीक है, तो समूचे राष्ट्र से संबंधित घटनाओं और मुद्दों पर जोर दिया जाता है राष्ट्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत। उसी प्रकार से बच्चों प्रादेशिक कार्यक्रम में राज्यों की राजधानियां और उसके अंतर्गत अंदर ट्रांसमीटरों से प्रसारित जो विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम हैं वहाँ पर राज्यों के अपने स्तर पर, ठीक है, तो उस प्रकार के कार्यक्रम प्रादेशिक कार्यक्रमों में देखे जा सकते हैं। और तीसरा है स्थानीय कार्यक्रम, किसी स्थान विशेष से संबंधित और स्थानीय विषयों पर और स्थानीय लोगों को इसमें शामिल किया जाता है। ठीक है बच्चों, यदि राष्ट्रीय कार्यक्रमों की बात मैं करूँ तो राष्ट्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत पूरे देश से संबंधित कार्यक्रम होते हैं, उनके उसी प्रकार के मुद्दे होते हैं और उसमें अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को भी शामिल किया जाता है। वहीं प्रादेशिक कार्यक्रमों में राज्य के अंदर उनकी राजधानियां और उसके अंदर विभिन्न स्थानों के बारे में और उससे होने वाली घटनाओं की हम चर्चा प्रादेशिक कार्यक्रमों में करते हैं। और वहीं स्थानीय कार्यक्रमों में बात करूं बच्चों तो कोई छोटे एरिया
कोई छोटा स्थान है जो कि स्थानीय रूप से कार्यक्रम प्रसारित किया जा रहा है, तो वहाँ उस स्थान से संबंधित स्थानीय विषय, लोकल टॉपिक होंगे और स्थानीय लोकल ही व्यक्ति होंगे। ठीक है, तो इस प्रकार के 3 प्रकार के कार्यक्रम टेलीविज़न के अंतर्गत चलाए जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, टेलीविज़न से प्रसारित कार्यक्रमों में समाचार, सामयिक विषय, विज्ञान, सांस्कृतिक पत्रिकाएं, वृत्तचित्र, संगीत, नृत्य, नाटक, सीरियल और पिक्चर फिल्में आदि सम्मिलित होती है। जैसे कि हम जानते हैं विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित होते हैं, चाहे वो समाचार हो, चाहे किसी से संबंधित करंट का जो टॉपिक चल रहा है उससे संबंधित हो, विज्ञान हो, सांस्कृतिक पत्रिकाएं हो, वृत्तचित्र हो, संगीत, नृत्य, नाटक, सीरियल और पिक्चर फिल्में, ये आदि सभी प्रकार के कार्यक्रम टेलीविज़न पर देखे जाते हैं और अलग अलग प्रकार के जो चैनल्स के द्वारा हम इनको देख सकते हैं। इसके द्वारा सरकारी नीतियों को, बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि सरकारी नीतियों, विकास कार्यक्रम और सामयिक विषयों का नियमित प्रसारण भी किया जाता है। सरकार के द्वारा जनमानस में अपनी नीतियों का प्रचार करना, जिससे कि समूची जनता इसका लाभ उठा सके। सरकार के द्वारा किए गए कार्यक्रमों से जनसाधारण लाभान्वित हो सके बच्चों, इसके लिए टेलीविज़न पर लगातार रूप से इसका प्रचार प्रसार किया जाता है। विकास कार्यक्रम, ऐसे कार्यक्रम जो चलाए जा रहे हैं सरकार के द्वारा, वो विकास कार्यक्रम लगातार रूप से जनता में क्रियान्वित हो, जनता उनका लाभ उठाए, इस प्रकार से इनका प्रसारण होता रहता है नियमित रूप से। ठीक है बच्चों, इससे लगभग पूरे भारत की जनता लाभान्वित होती है और अपने अधिकारों के प्रति भी सावचेत होती है। ठीक है बच्चों, इसके बाद में बात करूं तो दूरदर्शन अपने दर्शकों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के अनेक कार्यक्रम सीधे प्रसारण दिखाता है और स्कूलों और विश्वविद्यालयों के लिए भी शैक्षिक कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं। बच्चों, जैसे हम इस क्लास की बात कर रहे हैं तो उसी प्रकार से यह क्लास अनेक प्रकार पे शिक्षावाणी से भी प्रसारित हो रही है और दूरदर्शन के विभिन्न चैनलों पर भी प्रसारित हो रही है। उसी तरीके से स्कूलों की और विश्वविद्यालयों की जो शैक्षिक कार्यक्रम हैं वो भी रेडियो, टेलीविज़न, इन संचार माध्यमों के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रसारित होती है और शैक्षिक कार्यक्रम विकास के दौड़ में यहाँ पर आगे चलते हैं। ठीक है, तो स्कूल और विश्वविद्यालयों के लिए भी यह कारगर सिद्ध होता है। इसके अलावा मैं बात करूं बच्चों तो अगला है हमारा उपग्रह। रेडियो की बात करी हमने, टीवी की बात करी हमने और इसके पश्चात बात कर रहे हैं उपग्रह, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं सैटेलाइट। ठीक है, तो उपग्रह संचार का नवीनतम तथा सबसे अधिक सक्षम माध्यम है। ठीक है बच्चों, ये सबसे सक्षम माध्यम है, नया है और लगातार उस पर विकास चल रहा है, काम चल रहा है और किस तरीके से इसमें और आगे हम काम कर सकें, ये इस पर भी लगातार रिसर्च चलती रहती है। और भारत बच्चों इसमें बहुत अग्रणीय देश है। ठीक है, सैटेलाइट के मामले में भारत विश्व में बहुत अग्रणीय देशों में शामिल है। उपग्रह की सहायता से दूर संचार और टेलीविज़न के कार्यक्रमों में भी हमें सहायता मिलती है। उपग्रह की सहायता से दुर्गम तथा दूर स्थित क्षेत्रों, उबड़ खाबड़ भूमि आदि वाले इलाकों में आसानी से सूचनाएं पहुंचाई जाती है। और वर्तमान में तो टेलीविज़न, रेडियो, मोबाइल, ये जितनी भी उपकरण हैं बच्चों, ये उपकरण सैटेलाइट बेस्ड हो रहे हैं। ठीक है, तो सैटेलाइट का अपने आप में भी उपयोग है और दूसरे संचार के जो साधन हैं उनमें भी सहायता पहुंचाने के लिए ये कार्य करता है। उपग्रह की सहायता से केबल टीवी सुविधा होने लगी है, जिससे टेलीविज़न के कार्यक्रम दिन रात बिना किसी रुकावट के देखे जा सकते हैं। भारत में उपग्रह द्वारा संचार के क्षेत्र में बहुत उन्नति कर ली है। ठीक है, तो ये खुद में भी अपने आप में संचार का साधन है और दूसरे संचार के जो साधन है उसमें भी सहायक होता है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आकृति और उद्देश्यों के आधार पर भारत की जो उपग्रह प्रणाली है इनको हम 2 भागों में बांट सकते हैं। एक है भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह प्रणाली और दूसरी है भारतीय सुदूर संवेदन उपग्रह प्रणाली। भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह प्रणाली, इंग्लिश में इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम, इनसैट इसका शॉर्ट फॉर्म है, इसका शॉर्ट फॉर्म इनसैट है और हम इनसैट के द्वारा ही इसको जानते हैं, भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह प्रणाली। दूसरा है बच्चों भारतीय सुदूर संवेदन उपग्रह प्रणाली, इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट सिस्टम, IRS इसका शॉर्ट फॉर्म नाम है। तो इनसैट और IRS ये 2 प्रकार की अलग अलग प्रणालियां हैं जो कि हम उपग्रह अलग अलग प्रणालियों के आधार पर हम जानते हैं। आइए किस प्रकार से काम करती है। पहला है बच्चों भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह प्रणाली, जिसे हम इनसैट कहते हैं।
यह दूरसंचार, मौसम विज्ञान संबंधी प्रेक्षण तथा अन्य विविध आंकड़ों कार्यक्रमों के लिए एक बहुउद्देशीय उपग्रह प्रणाली है। ठीक है, ये दूरसंचार में काम आती है, मौसम विज्ञान संबंधी प्रेक्षण अर्थात उनका डाटा इकट्ठा करने के लिए काम आती है, और अन्य दूसरे जो डाटा है और उसके प्रोग्राम हैं उन पर काम करने के लिए यह इनसैट प्रणाली बहुउद्देशीय प्रणाली साबित हुई है। इसकी स्थापना 1983 में हुई थी। जो इनसैट प्रणाली है और इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के उपग्रह छोड़े गए हैं और लगातार रूप से इस पर छोड़े भी जा रहे हैं वर्तमान समय में। तो इसकी स्टार्ट हुई थी 1983 में। व्यक्तिगत तथा सार्वजनिक दोनों प्रणालियों में ही इसने क्रांति ला दी है। दोनों प्रणालियों में ही इनसैट ने क्रांति ला दी है। आज हर जगह, हर स्थान पर, चाहे टीवी हो, चाहे रेडियो हो, चाहे मोबाइल हो बच्चों, चाहे किसी भी प्रकार का संचार साधन हो, उसमें इनसैट प्रणाली ही अपना काम करती है। ठीक है, चाहे टीवी केबल हो, तो विभिन्न प्रकार के संचार के साधनों में ये इनसैट प्रणाली, जिसे हम भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह प्रणाली जो बोलते हैं, वो ही काम करता है। ठीक है, इसके अलावा मैं बात करूं, राष्ट्रीय दूर संवेदन एजेंसी NRSA की स्थापना 1972 में हैदराबाद के निकट बालानगर नामक स्थान पर हुई थी, और भारतीय दूर संवेदन IRS उपग्रह प्रणाली 1988 में आरंभ हुई, जब पहला IRS A1 अंतरिक्ष में छोड़ा गया। तो बच्चों, दूसरी जो प्रणाली है वो है IRS, और IRS के अंतर्गत एक एजेंसी बनाई गई थी NRSA, जिसका नाम पूरा है राष्ट्रीय दूर संवेदन एजेंसी। इसकी स्थापना हुई थी 1972 में हैदराबाद के समीप। ठीक है, तो हैदराबाद के समीप 1972 में IRS प्रणाली के अंतर्गत एक एजेंसी की स्थापना हुई थी, और उस एजेंसी का नाम है NRSA। ठीक है, तो NRSA की स्थापना 1972 में हैदराबाद में हुई थी, और उसके अंतर्गत हमने विभिन्न IRS उपग्रह छोड़े। IRS जो उपग्रह है उसकी प्रणाली की स्टार्ट 1988 में हुई थी, जब पहला IRS बच्चों, पहला IRS 1A, ठीक है, इसका नाम है 1A, इस उपग्रह को हमने अंतरिक्ष में छोड़ा। तो तब से ही 1988 में जब छोड़ा था, तब से ही इस प्रणाली की शुरुआत हो गई थी, और ये दूर संवेदन पर कार्य करता है। दूर स्थित जो वस्तु हैं उन पर कार्य करता है, और उनकी चित्र, उनका प्रणाली, उनका एक डाटा तैयार करके दूर स्थित जो क्षेत्र है, एजेंसी है, उन वहाँ पर पहुँचा देता है। इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम यहाँ पर देखे गए हैं बच्चों। भारत ने अपने प्रेक्षण यानों का निर्माण स्वयं ही कर लिया है। प्रक्षेपण जो यान है बच्चों, अर्थात व्हीकल, ऐसे व्हीकल जो कि इन उपग्रहों को अपनी जमीन से अंतरिक्ष में स्थापित करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? प्रक्षेपण यान। जैसे हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो किससे जाते हैं? सड़क परिवहन से जा रहे हैं तो मोटरसाइकिल से जा रहे होंगे, बस से जा रहे होंगे, कार से जा रहे होंगे, रेल से जा रहे होंगे यदि रेल परिवहन में जा रहे हैं। उसी प्रकार से बच्चों, जो उपग्रह हैं, ये उपग्रह एक धरती से अंतरिक्ष में कैसे जाएंगे? वो इन यानों के द्वारा जाएंगे, जिसे हम कहते हैं प्रक्षेपण यान। इन प्रक्षेपण यानों का निर्माण बच्चों भारत ने अपने स्वयं के स्तर पर कर लिया है, विदेशी सहायता के बिना। ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV एक ऐसा ही प्रक्षेपण यान है। यह उपग्रह अनेक स्पेक्ट्रम बैंडों में आंकड़े एकत्र करते हैं तथा विभिन्न उपयोगों के लिए स्थलीय स्टेशनों को उनका प्रसारण करते हैं। जो ये उपग्रह हैं बच्चों, ये विभिन्न स्थानों पर अपने अलग अलग स्पेक्ट्रम बैंड होते हैं, अलग अलग उन पर कार्य करते हैं, और उसके अनुसार ही वो उस क्षेत्र के चलचित्र, उस क्षेत्र के बारे में जितने रिसोर्सेज हैं और उनसे संबंधित जो आंकड़े हैं, और उन आंकड़ों को इकट्ठे करते हैं, और इकट्ठे करने के पश्चात जहां उनके स्टेशन बने हुए हैं, ठीक है बच्चों, जहां उनके स्टेशन बने हुए हैं वहां उन आंकड़ों को पहुंचा देते हैं, और उन आंकड़ों को उन स्टेशनों के द्वारा एकत्र कर लिया जाता है और उनको विभिन्न प्रयोगों में प्रयोग करते हैं। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से यह कार्य करते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों हमने आज ये चैप्टर 10वां, जिसका नाम है परिवहन एवं संचार, पूरा किया, और इसके पश्चात हम अगली क्लास में इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। धन्यवाद बच्चों।